कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए हिस्ट्री आईएएस अकेडमी को और करें अपने यूपीएससी, सीएसई, आईएएस, आईपीएस एंड नेट जेआरएफ का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। गुड इवनिंग शिवम सर। यूट्यूब पर प्राइवेट हो जाता है एनवायरनमेंट की, ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, वो कर दिया जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। वो रिकॉर्ड होने के बाद ना ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसको पब्लिक कर दिया जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। आप बोल रहे हैं प्रवीण इतने कम पैसा में आप एडजस्ट कर रहे हो ना, इतने पेमेंट में क्या डिस्काउंट होगा? हम लोग कुछ ले नहीं रहे हैं, बस आप लोग को जो हो सकता है, जितना हो सकता है दे रहे हैं। अब इसी देने के दौरान आप लोग को ध्यान रखना है कि जितनी अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सके आप लोग, जितना रेगुलर क्लास कर सके करें, और मौका मिल रहा है तो इसको छोड़े ना, क्योंकि हर जगह पे ये आपको मौका मिलेगा नहीं। लाख रुपए देने के बाद भी जो फील आती है कि 1 लाख रुपया गया है तो अब रेगुलर क्लास करना है, ऐसे 100 रुपए, 99 रुपए या 1000 रुपए में क्लास लेकर के क्या लगता होगा? क्या है, क्लास थोड़ी ना है। लेकिन अगर रेगुलर अगर आप लोग को मिल रहा है, अगर रियल में मिल रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़िए नहीं, रेगुलर क्लास करिए। रेगुलर क्लास करेंगे तो आप ही लोग के लिए फायदा है। 300 प्लस स्टूडेंट्स हैं इस बैच में, लेकिन अभी तक देखिए कि क्या हाल है। और भारत के हर कोने से लगभग लगभग स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। हाँ, तो वो तो है ही, आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज आप सिर्फ पे कर रहे हैं। अब कई बार होता है ना, पिछली बार जब स्टार्टिंग में चलाया था तो 111 रुपीज, तो 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया था। स्टूडेंट कह रहे हैं सर फ्री है तो रजिस्ट्रेशन चार्ज क्यों? इतने सवाल इतने जवाब, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, अब जब ज्यादा पूछते हैं तो उनको कर दिया जाए कि 99 रुपीज में, तो अब आपको लगेगा कि वाकई में आप परचेज कर रहे हैं। ऐसे लगता होगा कि जो है वो झूठ बोल रहा है, या तो फिर वो किसी और प्रकार से जो फ्रॉड होती है, वो फ्रॉड वाली काम। लेकिन यहाँ पर तो वैसा है नहीं। तो चलिए, उत्तर वैदिक काल की हम लोग की सामाजिक व्यवस्था थी, तो सामाजिक व्यवस्था में उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था, तो सामाजिक पहले पढ़ लेते हैं। सोशल सिस्टम ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। नहीं, आप मुंबई में तो नहीं पढ़ सकते, और भी जगह पे नहीं पढ़ सकते, इतना मुश्किल है। यूपीएससी की तैयारी करने में अच्छे अच्छों की पसीने छूट जाती है, मतलब जो है पैसे वगैरह को लेकर के। हम खुद पढ़े हैं तो हम 1.5 लाख प्लस दे करके पढ़े हैं। आपको क्या लग रहा है मैं ऐसे ही तैयारी थोड़ी ना किया हूँ? मैं खुद भी तैयारी किया हूँ तो 1.5 लाख रुपए दिया हूँ। तो मैं जानता हूँ और अवगत हूँ कि कैसे अरेंजमेंट्स होती है एक स्टूडेंट्स की। कई जो गांव से आते हैं, उनको अपनी खेत बेच करके उनको पिता को भरोसा आता है कि हमारा बच्चा बन जाएगा, आईएएस आईपीएस बन जाएगा।
ठीक है, तो ये उनको विश्वास होता है, इसलिए 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए दे करके वो स्टूडेंट को चाहते हैं कि करते हैं। हाँ प्रवीण बानू बताइए। जी बताइए, कुछ बोलना चाह रही हैं आप? हाँ, गुड इवनिंग सर। नहीं, एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हिस्ट्री एकेडमी आईएएस को, क्योंकि सर हमारे लिए जो पेमेंट इन्होंने किए, समझो एटलीस्ट वो ना के बराबर ही है हमारे लिए। क्योंकि मैं एक टाइम में सोचती थी कि मैं यूपीएससी कैसी कंप्लीट करूंगी, क्योंकि किसी भी एकेडमी में जाती हूँ ना तो 1.5 पौने 2 लाख के नीचे हो ही नहीं रहा था। फिर आखिर से मुझे हिस्ट्री एकेडमी का एक ऐसा ऐप मिला कि जिससे मुझे काफी कंफर्ट भी लगा और मुझे हर चीज समझ में भी आती है। अब बहुत से मेरे फ्रेंड्स जो है स्टूडेंट्स, वो लोग हमेशा एकदम कंसेशन की बात करते, डिस्काउंट की बात करते, मैं सोचती हूँ यहाँ से। ठीक नहीं है, सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच। नहीं, थैंक थैंक यू। यू प्रवीण। आप मतलब जुड़िए हैं, आपके साथ महाराष्ट्र से और भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, केरला से भी यस यस स्टूडेंट है, सर। गुजरात में आपके जो पड़ोस में गुजरात है वहां से जी भी जी जी स्टूडेंट है। जी। भारत के लगभग नहीं लगभग सर। मैं उसमें देख रहा था तो दिल्ली का सेकंड नंबर पे है दिल्ली, फर्स्ट नंबर पे एमपी हम्म। है। एमपी से सबसे ज्यादा स्टूडेंट है, उसके बाद दिल्ली से, और उसके बाद महाराष्ट्र और आपका गुजरात वगैरह, हरियाणा राजस्थान वगैरह सब इलाके से लगभग लगभग जुड़े हुए हैं। तो ये नहीं सर, डाइवर्सिटी मुझे जो है अच्छी भी है, और लगातार आप करेंगे तो सक्सेस हासिल यस करेंगे। यस 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 सर, ठीक मैं है। बोलती हूँ ना, मुझे हिस्ट्री एकेडमी पे काफी प्राउड फील होता है कि मतलब शायद ही कोई ऐसा क्लास होगा जो कि इतने कम प्राइस में अपने स्टूडेंटों के लिए इतना अच्छा कुछ सोचता है। तो धन्यवाद इसके लिए आपका। अब हम लोग व्यवस्था करते हैं, और भी ज्यादा होगा, जितना हो सकता है हम लोग करेंगे। बस आप लोग से यही है यस एक अपेक्षा कि आप लोग रेगुलर क्लास करें। रेगुलर क्लास करेंगे तो कोई इशू नहीं होगी। आप लोग कम से कम अगर डेडिकेटेड हैं और लगातार क्लास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, तो निकलेंगे तो हम ही लोग को अच्छा लगेगा कि हाँ चलो हमारे स्टूडेंट जो है उन्होंने निकाला या है, तो हम लोग के लिए अच्छा होता है। बस यही है, नो इससे सर, ज्यादा। नो सर, आई एम अ वेरी कंफर्टेबल हिस्ट्री एकेडमी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। हाँ ऋतिक बताइए। जी ऋतिक बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? ऋतिक बताइए जल्दी, ऑन करके आपने छोड़ दिया हैंड रेज करके, या कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, चलिए लगता है गलती से हो गया। तो अब आज हम पढ़ेंगे सोशल सिस्टम ऑफ लेटर वैदिक एज। तो सोशल सिस्टम ऑफ लेटर वैदिक एज में कल हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया था, और वर्ण व्यवस्था के साथ साथ गोत्र के बारे में भी पढ़ लिया था। तो वर्ण व्यवस्था क्लियर है कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था आई थी उसमें 4 व्यवस्था, जो एक कही गई कि जो आपका मूल कहा जाता है कि एक ऊपर से ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, और उसके बाद फिर वैश्य, और अंतिम में शूद्र। तो इन चारों को, और इसमें से द्विज का जो अधिकार था, दोबारा जन्म लेने का या उपनयन संस्कार का अधिकार जो बताया जाता है, वो 3 लोगों को था, 3 वर्गों को था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है। इसके साथ साथ भी मैंने आपको बताया था कि कैसे इन तीनों के बाद चौथा एक नया वर्ण जो आया था वो शूद्र का, वो कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक कालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी उसी का उत्पाद था, जिसका वर्णन जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो कहा जाता है उसमें मिलता है। और ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि ऋग्वेद में दूसरा 2 से लेकर के 9 मंडल तक जो है, 2 से लेकर के 9 मंडल तक जो है, कितना, 2 से 9 बताया था ना, तो 2 से 9 मंडल तक जो है आपका पूरा का पूरा ऋग्वैदिक है, और 1 और 10वां जो है आपका उत्तर वैदिक कालीन है। वही 10वां मंडल में आपका पुरुष सूक्त है, उसी पुरुष सूक्त में आपका शूद्र का वर्णन मिलता है। ठीक है। अब अगर आप इसके बाद हम सोशल सिस्टम में बात करें तो वर्ण व्यवस्था देख लिया। तो वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में जो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कर्म के आधार पे बेस्ड था, उत्तर वैदिक काल आते आते वही वर्ण व्यवस्था जो है आपका, जो वंशानुगत जो कहा जाता है कि कर्म पे ना होकर के जन्म पे आधारित,
वो जन्म के बेस पे चला जाता है। और उत्तर वैदिक काल की कही जाती है कि पूरी जो समाज है वो धीरे-धीरे जटिल होता जाता है। जैसे गोत्र का व्यवस्था नहीं था पहले, तो गोत्र सिस्टम जो है आपको ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि विभिन्न गोत्र आ गए। तो 8 गोत्रों का जो मूल पुरुष के बारे में बताया था, तो अगस्त ऋषि, भारद्वाज, भृगु, ये सब सारे जो आपको मैंने बताया था, तो 8 ऋषि के नाम पर वो गोत्र अलग-अलग पड़ा है। तो गोत्र सिस्टम भी अब इसमें चला। अब गोत्र सिस्टम के साथ-साथ एक सामाजिक व्यवस्था में बहुत इम्पोर्टेंट है मूल आपका, वो है महिलाओं की स्थिति। तो महिलाओं की स्थिति पे मैंने बात किया है आपका कि ऋग्वैदिक कालीन में आपको मैंने बता दिया था कि महिलाओं की स्थिति क्या है। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि महिलाओं की अगर स्थिति ऋग्वेद काल में देखेंगे, तो हम लोग को ज्यादातर जो महिलाओं की स्थिति मिलती है वो लगभग सही मिलती है। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जैसे पुरुषों को एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, वैसा ही समान रूप में महिलाओं को भी अधिकार था। उसके साथ-साथ ऋग्वैदिक काल में उपनयन संस्कार का भी अधिकार था और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं, जैसे यज्ञ हो गया, तो यज्ञ में भी एक प्रकार से सॉरी, तो यज्ञ में भी अगर देखेंगे तो यज्ञ में भी कहीं ना कहीं वो भाग ले सकते थे। और भी व्यवस्थाओं में लगभग समान रूप में उनको हर जगह जो है ऋग्वेद में दिया गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखिएगा सोशल में तो आपको बताया था ऋग्वैदिक काल में, पॉलिटिकल में भी आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में जो पॉलिटिकल सिस्टम थी, सभा समिति एवं विदत का, तो उस सभा समिति एवं विदत में भी महिलाएं जो है वो पार्टिसिपेट करती थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल आप देखिएगा, जो ये उत्तर वैदिक काल अभी हम लोग पढ़ेंगे 1000 से 600, तो इस उत्तर वैदिक काल में ये क्लियर है कि महिलाओं की स्थिति जो होती है उसमें गिरावट आती है। गिरावट कैसे आती है? तो गिरावट आने में आप देखिएगा, जो कहा जाता था सभा एवं समिति में जो पॉलिटिकल सिस्टम थी उत्तर वैदिक काल की, तो उस उत्तर वैदिक काल की पॉलिटिकल सिस्टम में महिलाओं की भागीदारी को समाप्त कर दिया गया। कोई महिला जो है वो पॉलिटिकल स्थिति में जो सभा एवं समिति विधत जो कही जाती थी और जो जन कहा जाता था, आगे चल करके चूंकि उत्तर वैदिक काल में जन हुआ है, तो जितने आपको मैंने पढ़ाया सॉरी, जितने आपको राज्य के बारे में पढ़ाया था, जन के बारे में, जो छोटे छोटे कबीले से मिलकर के जन बने थे, उन जनों में गांधार पढ़ाया, कैकेयी पढ़ाया, मद्र पढ़ाया, मत्स्य, कुशीनगर, कुरु, पांचाल, कौशल, कासा और विदेह, ये 10 जो मैंने पढ़ाया, इन 10 में आप देख सकते हैं कि कोई भी जन में आपको किसी भी महिला का कोई भागीदारी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो सभा समिति एवं विदत था ऋग्वैदिक काल में, उसमें मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन जो पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें नहीं मिलता है। साथ में अगर आप कहिएगा सोशल सिस्टम में, तो जैसे उस टाइम में जो कहा जाता था कि एजुकेशन अगर उत्तर वैदिक काल में मिलता था महिलाओं को, इस समय अगर उत्तर वैदिक काल में आप देखिएगा, तो उत्तर वैदिक काल में वो गायब हो गया। तो ऋग वैदिक काल में जो महिलाओं को आपको मिलता था, एजुकेशन का राइट था, वो राइट लगभग फिनिश हो गया। रूपाली पूछ रहे हैं सर, उस टाइम कर्म के बेस पर समाज बटा हुआ था, फिर भी शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार क्यों नहीं था? अब क्यों ना होने के पीछे का रीजन आपको क्या बताऊं? उस टाइम में अगर उत्तर वैदिक काल में आप देखिएगा, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बताई जाती है। अब उनको जो है इसीलिए कहा ना कि उत्तर वैदिक कालीन सोसाइटी जो है ना, वो बहुत जटिल हो गई थी। और जटिल इस मामले में कि इस टाइम में उत्तर वैदिक काल की सोशल सिस्टम जो है, वो कहीं ना कहीं जो पहले कर्म के बेस पे थी, अब वो जन्म के बेस पे हो जाती। अब ये जो पूरी पूरी अब जन्म के बेस पे हो जाता है, तो रिजिडनेस भी इस सिस्टम में आना शुरू हो जाता है।
और बहुत सारी जो कर्म कांड जो कहा गया कि अलग अलग कर्म कांड बनाया गया, तो उन कर्म कांड में 2 लोगों को पीछे रखा गया, एक शूद्र को और उसी स्थिति में महिला को। तो महिला और शूद्र को लगभग लगभग वही बराबर स्टेटस प्रदान किया। तो अब उनको कह दिया गया कि आपको कहीं ना कहीं जो आपको एजुकेशन प्रदान किया जाता था महिलाओं को ऋग वैदिक काल में, और उपनयन संस्कार का भी अधिकार था, वो सारे अधिकार खत्म हो गए। अब वो पूरी उत्तर वैदिक काल में जो भी महिलाएं मिलेंगी वो विदथ में सभा में नहीं जा सकती। कोई जन के जो अधिकारी, कोई जन के, अगर आपको जितने मैंने आपको बताया राज्य के बारे में या जन के बारे में, जैसे गांधार, कैकेयी, मद्र, मत्स्य, कुशीनगर, कुरु, पांचाल, कौशल, कासा, विदेह, इसमें जितने भी राजा आप देखेंगे एक भी महिला नहीं मिलेगी आपको। जबकि आप इसके पहले ऋग वैदिक काल में आप देखेंगे तो उसमें कम से कम भागीदारी थी उनकी, कि ठीक है अगर बहुत ज्यादा उस समय भी नहीं था, हालांकि कुछ मिलती है, लेकिन पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो भी समाप्त कर दिया गया। उपनयन संस्कार जो उत्तर ऋग वैदिक काल में भी प्राप्त था, वह भी जो है वो भी समाप्त हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ अब पुरुषों पे, चूंकि जन जो मैंने आपको पढ़ाया था जन का सिस्टम, तो जन के सिस्टम में मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, ध्यान होगा आप लोग को, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था? जन जो एस्टेब्लिश था वो जन किस बेस पे था, कौन से सिस्टम पे बेसिस आधारित था? आप लोग बताइए, कल पढ़ाया हूं। गांधार, कैकेयी, मद्र, मत्स्य, कुशीनगर, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह के बारे में आपको जो मैंने बताया, उसमें आप बताइए कि मैंने कल जो पढ़ाया था वो जन का सिस्टम क्या था, मतलब किस बेस पे जन था, स्टैब्लिश हुआ था? कोई बता सकते हैं? कल पढ़ाया हूं, भूलिए नहीं, बस रिवाइज करवा रहा हूं, पीछे का थोड़ा सा स्टार्ट करवा रही, मतलब जो स्टार्ट करके मैं देख रहा हूं कि कहां तक हैं आप लोग, कहीं भूल तो नहीं गए? ध्यान है तो बताइए। कृषि, कबीला सब बता दिया आपको। जन किस पे आधारित था, कौन से सिस्टम पे आधारित था? जन जन युद्ध के बेस पर। अच्छा, पैट्रियार्कल बताया था, पैट्रियार्कल बताया था, पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो पैट्रियार्कल जन के बारे में बोला था, याद है? तो राजा, अब कल तो बताया भी था बहुत अच्छे से कि कैसे कौन से किसमें आपका वर्णन मिलता है। तो जो आपको मैंने बताया था उसमें कई जगह पे मैंने ये मेंशन किया था कि पैट्रियार्कल सिस्टम है। तो पैट्रियार्कल सिस्टम में होता क्या है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में होता क्या है, ज्यादा अधिकार किनको मिलता है? ज्यादा अधिकार जो है वो कहीं ना कहीं पुरुष को। तो ये उत्तर वैदिक काल जो है ना सिस्टम, ये पूरी पितृसत्तात्मक है, ध्यान रखिएगा। पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्कल, ठीक है। तो अब पैट्रियार्कल में, अर्थव्यवस्था में पैट्रियार्कल सोसाइटी का वर्णन मिलता है, आप बताए थे। हाँ शिवम सही बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में जो अथर्ववेद में आपको पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में मिलता है, पुरुषों को। गुड इवनिंग श्रुति, गुड इवनिंग। तो अर्थ जो अथर्ववेद है उसमें आपको मैंने बताया था पैट्रियार्कल सिस्टम के बारे में। तो अब अगर पैट्रियार्कल सिस्टम है तो आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि महिलाओं को भी वो राइट हो? तो ये तो पहले ही आपको क्लियर हो चुका है, तो इसमें तो कई बार सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये अगर हो गई तो इसमें समझ लीजिए कि वही स्थिति है। तो ये आपको जो कहा जाता है कि जो ऋग वैदिक काल था, इसीलिए कहा जाता है ना कई बार वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो मतलब ऋग वैदिक कालीन जो सामाजिक सिस्टम थी वो बहुत अच्छे सिस्टम थी, उसमें महिला और पुरुष को कहीं कोई भेद नहीं था, और 3 वर्ण अगर थे तो उन तीनों वर्णों में कोई भेद नहीं था। तो ये कही जाती है कि अच्छी सोसाइटी और सरल सोसाइटी जो है
वो स्टैब्लिश था आपका कब? ऋग्वेद काल में। तो ऋग्वैदिक कालीन को ही भारतीय समाज का एक आदर्श भी माना जाता है। जो वेदों की ओर लौटो का सिद्धांत जो दिया गया था, तो उसमें भी यही बात कही गई थी कि वेदों की ओर लौटो का मतलब ये नहीं कि आप वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, ये सब नहीं पढ़िए। वो जो सोसाइटी है, सोसाइटी जो थी उस समय की, उस सोसाइटी जो सरल सोसाइटी थी, जिसमें कोई आपका कोई कर्म कांड नहीं था, बहुत ज्यादा कोई कर्म कांड नहीं था, और जो सामाजिक सोशल एविल्स जो कहा जाता है, सामाजिक कुरीतियां, वो सामाजिक कुरीतियां नहीं थी। तो वो सामाजिक कुरीतियां नहीं थी, तो सामाजिक कुरीतियां मुफ्त जो है वो अच्छी सोसाइटी एस्टैब्लिश करने के लिए बोला गया था। तो इसीलिए ऋग्वेद काल को जाना जाता है अच्छा काल में। लेकिन बाकी आप उत्तर वैदिक काल को आप देखिएगा, तो उत्तर वैदिक काल में जितनी जटिलताएं हो सकती थी, जो कर्म कांड के माध्यम से, तो वो कर्म कांड के माध्यम से बहुत सारी जटिलताएं क्रिएट की गई। तो इसी में हम लोग हाँ, स्वामी दयानंद ने, तो स्वामी दयानंद ने कहा था ना वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का मतलब ज्यादातर लोग को यही पता है कि पुरातन पंथी चले। पुरातन पंथी का नहीं है, चूंकि उस समय वो सीधा सीधी जिस टाइम में कर रहे हैं, वो सोशल और रिलीजियस जो चेंजेस है, सुधार है, रिफॉर्म है, उसके लिए बोल रहे थे। तो उस समय की दयानंद सरस्वती ने जिस समय बोला था, तो उस समय सोसाइटी में बहुत सारी कुरीतियां विद्यमान थी। बाल विवाह, बाल विवाह के साथ साथ महिलाओं को राइट्स नहीं, उनको चार दीवारी में रखना, साथ साथ और भी बहुत सारी जो कही जाती है, जैसे एजुकेशन ना देना, एजुकेशन ना देना, बहुत सारी ऐसी जो कुरीतियां जो कही जाती है समाज में, वो थी। तो उस व्यवस्था को हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए कह रहे थे कि जो ऋग्वेद काल में जो मेंशन है, जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी को एस्टैब्लिश कर। ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल को भारतीय समाज में कहीं ना कहीं आप मॉडर्न टाइम में जब पढ़ेंगे, तब उसका इंपॉर्टेंस जो है, अभी ऋग्वैदिक काल का तब इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा कि ऋग्वैदिक काल क्या था। तो इसलिए भारतीय सोसाइटी में ऋग्वेद काल को, चूंकि समाज जो है उस समय सरल समाज था, और सरल समाज होने के साथ साथ उसमें बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, और न ही बहुत ज्यादा जटिलता थी। जैसे कर्मकांड में अगर बोले कि अगर आपको यज्ञ या हवन भी करना होता था, तो यज्ञ या हवन करते थे, तो उस समय जो ऋग्वेद में कहीं ना कहीं आपको बलि जो कही जाती है, तो बलि आपको जो है ना, वो कहे जो पशु जो होते हैं उनकी नहीं, बलि वो कही गई है जो जौ होती थी। तो जौ को आपको यज्ञ में डालना था, घी को डालना था, चावल को डालना है, और भी कुछ अगर फूल पत्ती है उसको डालना है। इस प्रकार से वो बलि कहा गया। ठीक है। लेकिन आप उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो इसका आप दूसरा ही अर्थ मिलेगा आपको। तो इसलिए आपको उत्तर वैदिक काल में पहला फर्स्ट जो बताया था, वर्ण व्यवस्था बता दिया था, वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था क्लियर है। उसके बाद दूसरा बताया था आपको गोत्र के बारे में। ठीक है। आप गोत्र के बाद हम लोग चलते हैं महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति कब? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। अच्छा, कट रहा है। एक 3rd नंबर, 2nd नंबर ये हो गया। 3rd नंबर महिलाओं की स्थिति। चूंकि कई बार ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं, कई बार मेंस में भी आ सकता है, आपका प्री में भी आ सकता है। प्री में स्टेटमेंट बना के दे दिया जाएगा, क्या उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था? क्या महिलाओं को उपनयन संस्कार का अधिकार था उत्तर वैदिक काल में? क्या वो सभा समिति में भाग ले सकते थे? तो 3 स्टेटमेंट दे दी गई तो हालत खराब। अरे बाबा, यूपीएससी ने क्या पूछ लिया, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो बस खाली फैक्ट पढ़े थे, इसके बारे में तो पढ़े ही नहीं थे। अगर अच्छी जानकारी है तो कभी आंसर में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो महिलाओं की स्थिति, तो महिलाओं की स्थिति के लिए ये कहा जाता है, पहला
कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। दिख रहा है, गिरावट आई। तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये गिरावट कैसे आई? अब जो है सभा एवं समिति जो कही गई, सभा एवं समिति में उनको प्रवेश का अधिकार समाप्त कर दिया गया। अधिकार समाप्त कर दिया गया, अधिकार नहीं रहा। ठीक है, अधिकार नहीं रहा। अब सभा एवं समिति में उनको प्रवेश का अधिकार नहीं रहा। पुत्रों की तुलना में उन्हें संपत्ति से महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित किया गया। ठीक है, वंचित। अधिकार से वंचित किया गया। सॉरी, ठीक है, क्लियर है। पुत्रों की तुलना में महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। अब सोच के देखिए। ठीक है, साथ ही जो हम लोग आगे चल करके पढ़ते हैं, पुत्रियों अब पुत्र सिर्फ और सिर्फ पुत्र हो, इसके लिए अब ध्यान रखा गया। तो पुत्रियों से पुत्री ऐसा ना हो कि जन्म ले तो पुत्री जन्म ना ले, उसके लिए हतोत्साहित जो है, पुत्रियों को हतोत्साहित किया गया कि वो जन्म ना ले। ठीक है, अगर पुत्र हो तब बेहतर है। क्यों? भाई ये है यहाँ पे पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये बस ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैट्रियार्कल सोसाइटी जो कही गई, पितृसत्तात्मक, चूंकि जो अधिकार, अगला अधिकार पुत्र पिता से होगा, तो अधिकार अगर किसी को मिलेगा पिता के बाद, तो किसको मिलेगा इस सिस्टम में? पुत्र को मिलेगा। तो पुत्र को मिलेगा, अगर पुत्र रहेगा ही नहीं तो दिया किसको जाएगा? तो अंततः वही आता है कि पुत्रियों के जन्म को जो है वो हतोत्साहित किया जाए। कुछ बोल रहे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पुत्रियों के जन्म को हतोत्साहित।
हतोत्साहित किया गया। ऐसा है कि पुत्र पुत्री ना हो, पुत्री कम से कम हो, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी में जगह किनको है? पुत्र को, क्योंकि पूरा राइट्स पुत्र को ही आगे जाता है पैट्रियार्कल सोसाइटी में। उसी वजह से यहाँ भी कहा गया पुत्रियों के जन्म को हतोत्साहित किया गया। ठीक है, अब यहां तक कह दिया गया, आप देखिएगा तो ये कहा गया है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में लड़कों को परिवार का ऐत्रेय ब्राह्मण में इस बात को बोला गया, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कहा जा रहा है ना, उत्तर वैदिक कालीन समाज जो है कैसे जटिल हो गया। तो देखिए टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ऐत्रेय ब्राह्मण में सीधा सीधी कहा गया है, पुत्र को रक्षक बताया गया है और पुत्रियों को दुख का कारण बताया गया। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में ये लिखा हुआ है। तो उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ रची गई है, उस ग्रंथ में भी ये बात कही गई है ऐत्रेय ब्राह्मण में कि पुत्र जो है वो रक्षक है परिवार का, पुत्री जो है वो दुख का कारण है। तो ये आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा गया है, लड़कों को परिवार का रक्षक। तो 3 हो गया, चौथा यहाँ पे लिख दो या ऊपर लिख दो? चलिए फोर्थ में यहाँ लिख दे रहा हूं, ऐत्रेय ब्राह्मण में लड़कों को परिवार का रक्षक कहा गया। कई बार ये कोटेशन ही दे दिया जाता है, कई बार एग्जाम में, अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये कोटेशन ही दे दिया जाता है कि कौन से ग्रंथ में जो है लड़कों को परिवार का रक्षक बताया गया है और लड़कियों को दुख का कारण बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में लड़कों को परिवार का रक्षक बताया गया है। बताया गया है, ठीक है, जबकि जबकि पुत्रियों को दुख का कारण माना गया है। दुख का कारण माना गया है। तो अब आप तो समझ सकते हैं अच्छे से, तो क्या सोसाइटी की स्थिति अब क्या रही होगी उत्तर वैदिक काल में, ये तो स्पष्ट पता चल रहा है अब कि क्या होगा। तो ये क्लियर है कि अब चूंकि यहाँ पे ये लगा दिया गया है, ये शब्द ना बहुत बड़ा शब्द है, ये छोटा शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ा शब्द है, ये पूरे सिस्टम को दर्शा देता है कि अगर जनजातियों में अगर जाइए तो आपको जो कही जाती है मातृसत्तात्मक वो मिलेगा, लेकिन जनजातियों के बाद जो है वो ज्यादातर जो आज की जो मॉडर्न सोसाइटी भी है उसमें भी आपको ये मिलेगा, कितनी भी मॉडर्न हो गए हैं आधुनिक काल में भी ये चल रहा है। ठीक है, ये पूरा पेट्रियार्कल सिस्टम आज भी चल रहा है। तो आप बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है आप उसमें भी देख सकते हैं। तो अभी तो उदाहरण होगा ही, बहुत सारी उदाहरण होगा। तो अभी क्या मतलब मेडिवल पीरियड में भी देखे, एंशिएंट में भी मिलेगा, मेडिवल में भी दिखेगा, मॉडर्न में भी दिखेगा, अल्ट्रा मॉडर्न जो कही गई, जो आज का कंटेम्प्ररी वर्ल्ड है, उस कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में भी आपको ये सिस्टम दिखेगा। मतलब इतना भी घोर नहीं है जितना आप बता रहे हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं प्राप्त भी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये कुछ ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि उत्तर वैदिक काल के बाद कुछ जगहों पर कुछ काल में आपको थोड़ी अच्छी जो है स्थिति दिखती है। जैसे आप मौर्य काल पढ़ेंगे
मौर्य काल में भी महिलाओं को कुछ जो है वो अधिकार दिया गया था, तो उसमें आपको थोड़ा दिखेगा, लेकिन वो सोसाइटी हर काल में अलग अलग जो कहा जाता है कि अलग अलग काल में रहा है। अब भारत की अगर सोसाइटी के बारे में बात करें तो भारत की सोसाइटी में फिर भी कुछ चीजें रही है। तो भारत की सोसाइटी में आपको जब पढ़ाऊंगा, आप पूरा पढ़ लेंगे हिस्ट्री, तो आप खुद एनालाइज करने लायक हो जाएंगे कि मैं क्या बताऊंगा। मैं बताऊंगा तो फिर कहेंगे कि सर ये जो है वो गलत है। तो पढ़ेंगे आप तो खुद एनालाइज आज खुद कर सकते हैं। आज के प्रेजेंट में भी है सर, प्रेजेंट में तो है ही, प्रेजेंट में तो है ही, लेकिन अच्छी बात मानिए कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को कहा भी गया है, अगर सबसे बेकार में अगर पूछा भी किसी को जाए तो वो एक डेमोक्रेसी है। तो अगर ना काबिल स्थिति में अगर किसी को पूछा जाएगा वो चारतंत्र तो डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी में आपको बहुत सारे राइट्स प्राप्त हैं। तो इस डेमोक्रेसी का धन्यवाद करिए कि आप आधुनिक काल में हैं। कंटेम्पररी जो कही जाती है वो पोस्ट मॉडर्न इरा, तो पोस्ट मॉडर्न इरा में बहुत सारे राइट्स आपके हैं। एंशिएंट टाइम में तो कुछ था ही नहीं, कौन बोल सकता था। मिडिवल टाइम में तो और नहीं, उस समय तो बुरके वगैरह का सिस्टम जो उनमें आया तो क्यों था, बहुत सारी व्यवस्थाओं को देख करके। तो आप देखिएगा तो फिर आपको मॉडर्न टाइम में, एंशिएंट टाइम में भी तो मिलेगा ही, मिडिवल में भी मिलेगा, मॉडर्न में भी। लेकिन मॉडर्न के बाद जो जनतंत्र था, जनतंत्र से बढ़िया है राजतंत्र से बढ़िया है जनतंत्र। तो आज जो जनतंत्र है उसमें बहुत सारी राइट्स आपको प्राप्त है। तो ये आपका अपने आप को धन्य कहिए कि आपको पढ़ने का अधिकार है, आप भी समान रूप में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे और भी राइट्स है, आप भी काम कर रहे हैं। अब तो यूपीएससी में जो है वो जगह भी जो है वो अच्छी खासी मतलब जो है वो धीरे धीरे आ रही है, और आना भी चाहिए, क्योंकि हाफ आबादी अगर उनकी है तो दोनों की आबादी अगर समान रूप में चले तो बेटर भी होगा। और कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन भी दोनों का है, सोसाइटी को चलाने में दोनों का है। सोसाइटी हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या रिलीजियस हो, सारे को चलाने में दोनों का हाथ है। दोनों का योगदान समान रूप में होना भी चाहिए। तो खैर ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में लड़कों को परिवार का रक्षक बताया गया, जबकि पुत्रियों को दुख का कारण माना गया है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में रक्षक बताया गया है किसको, लड़कों को, और पुत्रियों को दुख का कारण। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐतरेय ब्राह्मण में ही कहा गया, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऐसे आपको ऐतरेय दे देगा, सतपथ दे देगा, और भी जो है वो ब्राह्मण दे देगा। तो ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे टीका है, वो सारे जब मिलेगा तो वो तो आपको थोड़ा सा 4-5 दे दिया जाएगा, कह देगा कि ऋग्वेद में है, सामवेद में है, या अथर्ववेद में, यजुर्वेद में। तो आप कहिएगा हमको भैया नहीं मालूम है, सीधा सीधी मालूम है, ऐतरेय ब्राह्मण में मिला है, ऐतरेय ब्राह्मण में पढ़े हैं, इसलिए ऐतरेय ब्राह्मण में टिक लगा रहे हैं। उससे ज्यादा आपको जवाब नहीं देना है, नहीं तो यूपीएससी फंसाने में बहुत माहिर है, ठीक है। तो कह देगी कि हाँ इसमें भी होगा, तो ऐसा लगेगा सर नहीं पढ़ाए होंगे या कोई और नहीं पढ़ाया होगा, इसका मतलब जरूर होगा। जैसे ही किए गया 1 नंबर एक क्वेश्चन आपका। हाँ लेकिन हाँ कुछ जगह पे और मिलेगा, लेकिन वो दूसरे वे में मिलता है। जैसे आप देखिएगा मैत्रायनी, मैत्रायनी जो शब्द संहिता है, उसमें तो ये कहा गया है कि स्त्रियों की तुलना जो है ना मदिरा एवं पासा से की गई है, मदिरा एवं पासा से की गई है। तो मैत्रायनी संहिता इसमें लिख दो, नीचे लिखो मैत्रायनी। नहीं यहाँ नहीं लिखूंगा, फिर दिक्कत होगा आप लोग को। अभी आप लोगों ने लिख लिया है तो अभी से मिटा रहा हूं। मैत्रायनी, मैत्रायनी संहिता में, मैत्रायनी संहिता में
स्त्रियों की तुलना स्त्रियों की तुलना मदिरा मदिरा एवं पासा। तो पासा तो पता ही होगा, पासा किसको कहा जाता है? पासा से की गई है। ठीक है, मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों की तुलना मदिरा एवं पासा से की गई। अब सोच लीजिए कि उस समय की उत्तर वैदिक काल स्थिति है, उत्तर वैदिक काल में जो मैत्रायणी संहिता लिखी गई है, उस मैत्रायणी संहिता में जो है स्त्रियों के किस्से, सबसे सस्ता जो मदिरा है, मदिरा एवं पासा। पाशा जो खेलते हैं ना, लूडो पाशा, तो वो पासा जो कही गई जो खेल है उसकी तुलना में मतलब की गई। स्त्रियों की तुलना मदिरा एवं पासा से की गई है। तो किसमें है ये आपका मैत्रायणी संहिता में। तो याद रखिएगा, मैत्रायणी मदिरा, ठीक है, ये जोड़ लीजिएगा, मैत्रायणी मदिरा। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैत्रायणी और मदिरा का दोनों का है समानता मिलता है। तो फिर ध्यान आपको अलग से रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मदिरा की जैसे ही बात आए और पासा की जैसे ही बात आए तो मदिरा मतलब मैत्रायणी। ठीक है, क्लियर है? तो ये लीजिए, अब ट्रिक भी पता चल गया। मैत्रायणी संहिता बृहदारण्यक उपनिषद में जो है, बृहदारण्यक उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद में, छठा में लिख दे रहा हूं, बृहदारण्यक उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद में जो कहा गया है, याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य क्या है? ठीक है, याज्ञवल्क्य, ठीक है। तो ये कहा गया बृहदारण्यक उपनिषद में, आप देखिएगा कि याज्ञवल्क्य एवं गार्गी की जो कथा है वो आपको बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और इसका उपनिषद में मिलने का मतलब ये है कि ये कहा गया कि याज्ञवल्क्य जो है, जब एक प्रकार से याज्ञवल्क्य और गार्गी दोनों के बीच में बहस, जब डिबेट होता है, तो उस डिबेट में याज्ञवल्क्य जो है वो कहीं ना कहीं गार्गी को डांट करके चुप करा देते हैं। ठीक है, तो उसकी वर्णन जो है वो कहा गया कि आपको बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी की कथा है। याज्ञवल्क्य एवं गार्गी की कथा, याज्ञवल्क्य एवं गार्गी की कथा। शास्त्रार्थ, हाँ शास्त्रार्थ कर सकते हैं। तो ये मैं लिख नहीं रहा हूं, बस ये बता दे रहा हूं। तो आप लोग को अगर लिखना हो तो आप लिख लीजिए। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी की कथा है। इस उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में ये बताया गया है
कि याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच में जब डिबेट हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, तो शास्त्रार्थ में कहा गया कि याज्ञवल्क्य ने डांट करके जो है वो गार्गी को शांत कर दिया। तो डांट करके गार्गी को शांत किया गया था। तो इसका उल्लेख जो है हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो अगर आपसे कहीं भी पूछा भी जाए तो ध्यान रखिएगा, याज्ञवल्क्य एवं गार्गी की कथा के बारे में कहाँ मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद है, इसी में मिलता है। हालांकि इसमें जो कहा जाता है, जैसे सूत्र काल आप देखेंगे तो चूंकि 1000 से 1000 बीसी टू 600 या 500 बीसी मान लीजिए, कभी कभी 500 बीसी भी कहते हैं, तो 500 बीसी, तो ये देखिएगा कि इस काल में एक ऐसा काल भी आया है जिसको सूत्र काल कहा गया। जैसे कल्प सूत्र वगैरह आपको मैंने पढ़ाया था, तो कल्प सूत्र में आप देखिएगा कि कल्प सूत्र जो पढ़ाया हूं, उस कल्प सूत्र में ये बात कई बार कही गई है कि कल्प सूत्र में जो गृहा सूत्र, धर्म सूत्र, तो इन सब से भी जानकारी मिलती है। तो कहा गया कि जो सूत्र काल था, तो सूत्र काल में स्त्रियों की स्थिति थोड़ी ठीक हुई थी, थोड़ी अच्छी थी। ये कहा गया कि उत्तर वैदिक काल में भी जो कहा गया कि जब महिलाओं की स्थिति में गिरावट आया था, तो सूत्र काल एक ऐसा काल है, सूत्र काल में ही आपका कहा जाता है कि सूत्र काल में ही अगर हम देखें तो आपका किसका वर्णन, ये जो पतंजलि का महाभाष्य है, नहीं पतंजलि का महाभाष्य, तो पतंजलि का महाभाष्य जो है वो कहीं ना कहीं जब लिखा गया है तो वो देखिएगा, तो उस काल में भी जो सूत्र काल कहा जाता है, तो उस सूत्र काल में थोड़ा बहुत कहा जाता है कि महिलाओं की स्थिति जो है वो सुधरी थी। 1 मिनट वेट। याज्ञवल्क्य एवं गार्गी की कथा, तो पढ़ने का अधिकार, अब ये आप कह सकते हैं याज्ञवल्क्य एवं गार्गी की कथा, तो यही मैं बता रहा हूं आपको ना कि उपनिषद उपनिषद और आपका सूत्र काल, तो सूत्र काल में आपको बताया कि स्त्रियों को थोड़ी अधिकार था। तो ये डायरेक्टली इस समय ये नहीं कहा जा सकता कि पूरा उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को पढ़ने की आजादी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच में कथा के बारे में बोला जा रहा है। तो कथा के बारे में बोला जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पूरा पढ़ने का अधिकार हो गया। सूत्र काल में इसीलिए बता रहा हूं आपको कि सूत्र काल एक ऐसा काल था जिसमें थोड़ी सी स्थिति उनकी अच्छी मिलती है। तो ये उत्तर वैदिक काल का ही है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है वो उत्तर वैदिक काल में पढ़ने की वो कहा जाता है, उनको दूर रखा गया था। ठीक है, हालांकि आपको कुछ ऐसी चीजें जो है, जैसे आप देखिएगा कि कुछ महिलाओं, तो कुछ का गार्गी उपाला वगैरह है, वो कुछ मिलती हैं, लेकिन आपको ज्यादातर वो जो मिलेगा वो मूलतः जो है वो ऋग्वेद काल की मिलेगी, मूलतः ऋग्वेद काल में मिलेगा, उत्तर वैदिक काल में ना के बराबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो सूत्र काल में मैं बता रहा था, उपनिषद हो सूत्र हो, तो इस काल में थोड़ी सी महिलाओं की स्थिति अच्छी मिलती है, बाकी समय में उत्तर वैदिक काल में वैसी नहीं मिलती। तो एक हो गया, क्लियर हो गया आपका, ऐतरेय ब्राह्मण में क्लियर है ये सारी चीजें। अब इसमें जो कहा गया, जैसे आप देखेंगे कि आगे चल करके विधवा विवाह का जब मॉडर्न टाइम वगैरह में आप पढ़ेंगे, तो ब्रिटिशर्स के टाइम में विधवा पुनर्विवाह का जो प्रचलन चलता है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि अगर हम उत्तर वैदिक काल में कहें तो विधवा विवाह का जो है प्रचलन था। ये कहा गया कि विधवा विवाह का प्रचलन था, इस समय विधवा विवाह होता था। कई बार जो मॉडर्न टाइम में आप पढ़ेंगे तो मॉडर्न टाइम में आपको विधवा विवाह के बारे में नहीं मिल पाएगा।
तो इस समय ये कहा गया कि विधवा विवाह का जो है वो प्रचलन था। विधवा विवाह का प्रचलन था। जबकि 1856 में जो है वो पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो पारित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पारित इसलिए किया जाता है, क्यों? क्योंकि विधवाओं को कम से कम विवाह का अधिकार नहीं होगा, तभी तो। जी शिल्पा बताइए। शिल्पा कुछ बोलना चाह रही हैं आप? शिल्पा हैंड रेज आपने किया, कुछ बोलना चाह रही हैं आप? क्या लगता है गलती से हैंड हो गया? कोई बात नहीं। तो विधवा विवाह का प्रचलन था इस समय। विधवा विवाह के पुत्र को, विधवा होने के बाद भी कई बार जो कहा जाता है वो पुत्र की प्राप्ति होती थी। तो पुत्र की प्राप्ति में जो नियोग प्रथा मैंने बताया आपको, नियोग प्रथा मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको। तो नियोग प्रथा उत्तर वैदिक काल में भी प्रचलन था। तो नियोग प्रथा के माध्यम से मतलब ये कि विधवा अगर हो गई है, किसी के बड़े भाई का देहांत हो गया या छोटे भाई का, बड़े भाई का ये अगर देहांत हो गया है और वो विधवा अगर पत्नी हो गई हैं, तो विधवा हो चुकी हैं, तो उनको पुत्र अगर प्राप्त नहीं हुआ है और चाह रही हैं कि वो अगर पूरे परिवार में कि पुत्र प्राप्ति हो, तो उनके कहा गया कि अगर उनका जो देवर है उनसे जो छोटा है, उनके साथ संबंध बना करके एक प्रकार से उनको एक पुत्र की प्राप्ति करना या अपने वंश को आगे बढ़ाने का ये एक प्रथा था। उसी प्रथा को नियोग प्रथा भी कहा गया। तो उसी नियोग प्रथा के तहत कहा गया कि विधवा विवाह का प्रचलन तो था ही। तो विधवा विवाह का प्रचलन एक प्रकार से देखिएगा कि कोई महिलाएं जो है अगर विधवा विवाह अगर दूसरे से नहीं कर रही हैं, तब भी एक नियोग प्रथा प्रचलन था। अब इसमें विधवा विवाह के बारे में कहा गया कि विधवा विवाह जब होता था उससे जो बच्चे पैदा होते थे, तो उनके लिए अलग नाम का इस्तेमाल किया गया। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये कहा गया विधवा के पुत्र को दधी सत्य, विधवा के पुत्र को दधी सत्य कहा गया। दधी सत्य, दधी सत्य एवं क्षेत्रोजस, क्षेत्रोजस, क्षेत्रोजस कहा गया। क्षेत्रोजस कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, दधी सस एवं क्षेत्रोजस कई बार पूछा जा चुका है कि दधी सत्य एवं क्षेत्रोजस का मतलब क्या होता है, ये इसका किस शब्द किस लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि विधवा विवाह का प्रचलन था, तो विधवा विवाह से जो विधवा का जो पुत्र उत्पन्न होता था, तो वो दधी सत्य और क्षेत्रोजस कहा गया। अंतरजातीय का भी इस समय जो है अंतरजातीय विवाह का भी, अंतरजातीय अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। अंतरजातीय विवाह का प्रचलन मिलता है, विवाह का प्रचलन था। ठीक है। एक संहिता मिला है तैत्तिरीय संहिता। तो तैत्तिरीय संहिता में अगर आप देखिएगा तो ये कहा गया है कि आर्य पुरुष, आर्य तैत्तिरीय संहिता है, तैत्तिरीय संहिता में ये बात बताई गई है कि आर्य पुरुष एवं शूद्र नारी के बीच में विवाह संपन्न हुआ था। तो उसके बारे में कहीं ना कहीं विवाह संपन्न के बारे में वो जो मिला है वो तैत्तिरीय संहिता में मिला है। तैत्तिरीय संहिता।
संहिता में आर्य पुरुष एवं शूद्र नारी के बीच विवाह का वैवाहिक संबंध वैवाहिक संबंधों की चर्चा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कम से कम उत्तर वैदिक काल जो है आपको अभी भी ऋग वैदिक काल का कुछ प्रभाव नजर आ रहा है। तो कुछ चीजें हैं, तो ये कहा जाता है कि तैत्तिरीय संहिता, तो तैत्तिरीय संहिता में आर्य पुरुष जो क्षत्रिय एवं शूद्र नारी के बीच वैवाहिक संबंध के बारे में मिला है। मतलब आर्य पुरुष एवं शूद्र नारी से विवाह का भी जिक्र हुआ है, जो कि तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। आर्य पुरुष और शूद्र नारी। इसी प्रकार से शतपथ ब्राह्मण है, तैत्तिरीय संहिता के साथ साथ एक शतपथ ब्राह्मण है। तो शतपथ ब्राह्मण में ये हो गया आपका शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण में हूँ। शतपथ ब्राह्मण में एक और मिलता है आपका, इसमें कहा गया कि ऋषि च्यवन एवं राजा सरियात की पुत्री सुकन्या के बीच वैवाहिक संबंधों की चर्चा मिलती है। तो ऋषि च्यवन ऋषि 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 चैवन्य चैवन्य ऋषि चैवन्य एवं शरियात सरियात सरियात की पुत्री सरियात की पुत्री सुकन्या सुकन्या ठीक है, सुकन्या के बीच वैवाहिक संबंधों के बारे में विवाह का वर्णन मिला है। शतपथ ब्राह्मण में ऋषि चैवन एवं सरियात की पुत्री सुकन्या का वर्णन मिला है। ऋषि चैवन और ये हो गया विवाह का वर्णन मिला। ठीक है, इसी के साथ कहा जाता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी एक बार सवाल पूछे जा चुके हैं और भी कई एग्जाम्स आपके होंगे, उस एग्जाम में भी कई बार ये पूछा जा चुका है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये नए रिसेंट में ही पूछा गया, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उसमें है ये कहा गया राजा की प्रधान जो रानी होती थी, राजा की प्रधान रानी राजा का प्रधान जो रानी होती थी,
महिषी कही जाती थी, महिषी, महिषी कही जाती थी। महिषी कही जाती थी, महिषी। तो ये ध्यान रखिएगा कि राजा की प्रधान रानी को महिषी कहा गया, ठीक है। तो महिषी शब्द आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि महिषी का मतलब क्या होता है। तो महिषी का मतलब जो है एक प्रकार से राजा के प्रधान रानी जो होती थी उनको जो है वो महिषी कहा गया, ठीक है। तो बस ध्यान यही रखना है कि राजा के प्रधान रानी महिषी कहलाती थी। और राजा आप जानते ही हैं राजा राजा होता है, तो राजा राजा अगर होता है तो राजा की पत्नियां भी एक नहीं होंगी, राजा की कई पत्नियां होंगी। तो राजा की कई पत्नियां होंगी, उनका नाम भी अलग अलग होगा। तो ये 3-4 नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कि राजा के प्रधान रानी अगर महिषी होती थी तो अन्य रानियों को क्या कहा जाता था। तो अन्य रानियां में जैसे प्रा प्रविकृति, प्रवि, अन्य रानियां, दिख रहा है आपको, अन्य रानियां लिख रहा हूं यहाँ पे, अन्य रानियां दिख रहा है, प्रविकृति, 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 ठीक है। प्रवि प्रविकृति का मतलब होता है बच्चे को जन्म ना देने वाली, बच्चे को जन्म ना देने वाली, ठीक है। तो ये जो प्रविकृति शब्द इस्तेमाल किया गया है अन्य रानी के लिए, तो अन्य रानी में जो प्रविकृति होती थी उनके बारे में कहा गया कि बच्चे को जन्म न देने वाली रानी जो है वो प्रविकृति कहलाती थी। इसी के साथ अच्छा आप लोग इतना आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो अब एक सवाल थोड़ी सी हंसी मजाक वाली है, आपसे पूछूं कि राजा जो होते थे, राजा की बहुत सारी रानियां, तो उस बहुत सारी रानियों में सबसे सुंदर जो कही जाती थी रानी होती थी उसको किस नाम से जाना जाता था, कोई बता सकते हैं। सबसे सुंदर रानी, राजा की सबसे सुंदर रानी के बारे में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कोई बता सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, देखते हैं कहां तक जा पाते हैं। नहीं बताएंगे तब तो फिर हम बताएंगे। तो प्रविकृति जिनको अगर लिखने में दिक्कत हो रही होगी वो लिख लें, उसके बाद बताएं, मैं फटाक से बता दूंगा, तुरंत बता दूंगा। रूप सुंदर, प्रवीण भानु बोले रूप सुंदरी, प्रिया, प्रिय रानी, पत्र रानी कहते थे, पत्र रानी कहते थे। और कोई दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है। मतलब बहुत अच्छा नाम नहीं है, बहुत अच्छा नाम नहीं है, थोड़ा मतलब जो है वो लो किस्म का सोचिए थोड़ा। पत्रानी ना, पत्रानी भी नहीं कहा गया है, थोड़ा लो लेवल का सोचिए, मतलब थोड़ा सा नाम अलग है। तो कभी कभी थोड़ा एंजॉय कर लिए, बस थोड़ा सा क्लास में थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए बस बोल रहा था, और कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो उसका नाम है, सबसे सुंदर रानी को बबत्ता कहा जाता था, बा बा आधा ता ता, बबत्ता, सोच भी नहीं सकते। अच्छा, कोई बात नहीं, बोल दिया, बता दिया, बबत्ता दिख रहा है।
बाबत्ता। बाबत्ता, ऐसा लग रहा हो कि कितना बेकार टाइप का नाम है, लेकिन ये सबसे सुंदर रानी में कही जाती थी। यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शब्द दे देगा आपको प्रविकृति, और उसी के सामने आपको सबसे सुंदर रानी दे देगा। कहेगा सही है कि गलत है, या चार दे दिया आपको, बबत्ता दे दिया, प्रविकृति दे दिया, और जो है महिषी दे दिया। ये तीन जो है आपको दे दिया, और उसके सामने जो है सजा दिया कि कौन हो गई, प्रधान रानी हो गई, बच्चे ना देने वाली, या सबसे सुंदर नारी। अभी और बताऊंगा, और भी है। पाला गली, पाला गली, तो ये लिख लिया आपने। अब हम लिख रहे हैं, तो एक हो गया इधर आपका, एक, दो, तीन। अब फोर्थ नंबर पे नाम है पाला गली। पाला गली, तो पाला गली में ये कहा गया, पाला गली अगर कहेंगे तो ये विदुषी रानी के बारे में कहा गया। विदुषी, विदुषी रानी, ठीक है, विदुषी रानी के बारे में कहा गया। विदुषी रानी, देखिए आप जो कुछ अगर आपको मिलेगा विदुषी रानी, तो उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था में अगर आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे पढ़े लिखे वर्ग मिले, तो बहुत ही उच्च जो कही जाती है, उच्च क्लास की, जो हाई क्लास की, उन्हीं महिलाओं में कुछ ऐसी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है कि वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन ज्यादातर की स्थिति यही रही है कि ना के बराबर होती है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक कालीन को इसीलिए जाना जाता है। तो यहाँ पर भी जो है आपको विदुषी रानी मिल रही। पाला गली जो कहा गया, विदुषी रानी, विद्वान रानी, अविवाहित। हाँ, ये हो गया, क्लियर हो गया। तो ऋग वैदिक काल की जो कुछ चीजें जो है वो कहीं ना कहीं कुछ कंटिन्यू था, तो उस कंटिन्यूटी में आपको यह कहा जाता है कि अगर कोई अविवाहित व्यक्ति है, तो अविवाहित व्यक्ति जो है वो यज्ञ नहीं कर सकता था। अविवाहित व्यक्ति जो है वो यज्ञ नहीं कर सकता था। ऐसी जो है वो कहीं ना कहीं आपको मिला है वर्ण। तो उत्तर वैदिक काल में अविवाहित व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता था। और इसमें ये कहा गया कि संभवतः जो है पुरुषों में बहु विवाह का प्रचलन था। क्योंकि बहु विवाह का आपको तो पता चल ही रहा है कि अगर राजा है और राजा की अगर इतनी सारी रानियां हैं, पाला गली, भवत्ता, पविकृति और महिषी, तो इसका मतलब कि बहु विवाह होगा। तो ये बहु विवाह के बारे में भी कहा गया कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में बहु विवाह भी प्रचलन में था। तो बहु विवाह लिख लीजिए कि बहु विवाह भी प्रचलन में था। अब इसके बाद जो कहा गया कि अब बहु विवाह का तो कहीं ना कहीं हमें मेंशन भी मिलना चाहिए। तो आप देखिएगा कि ऐत्रेयी ब्राह्मण है, तो ऐत्रेयी ब्राह्मण में बहु विवाह के बारे में प्रचलन मिलता है, वो बातें जो है वो मेंशन है। ठीक है, ये मिटा रहा हूं, अब ऐत्रेयी ब्राह्मण लिख लीजिए। ऐत्रेयी ब्राह्मण, ऐत्रेयी ब्राह्मण में कहा गया है कि एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो सकती थी। देखिए, ऐत्रेयी ब्राह्मण में कहा गया है कि एक व्यक्ति की अनेक पत्नियां
अनेक पत्नियां हो सकती थी, हो सकती थी, लेकिन परंतु, लेकिन या परंतु, अब आप तो आगे समझ ही गए होंगे। परंतु एक स्त्री को अनेक पति अनेक पति नहीं हो सकते थे। ठीक है, नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में ही आपको मिल रहा है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया कि एक व्यक्ति को अनेक पत्नियां हो सकती थी, मतलब कि एक व्यक्ति जो है वो बहुविवाह कर सकता था, अनेक पत्नियां रख सकती थी, लेकिन एक स्त्री अनेक पति को नहीं रख सकता था। एक स्त्री जो है अनेक पति, उसके जो है अनेक पति नहीं हो सकते थे। ये आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है वर्णन। राजा दास रानी के शादी करते रहे, राजा के पास 10 रानियों के साथ विवाह करने का अधिकार था। तो 10 रानियां, बहु रानियां हो सकती थी। ये राजा जितने धनी हो सकते थे और उनको लगता है कि वो रख सकते थे पत्नी, वो तो रखते थे। इसीलिए कहा भी गया कि उत्तर वैदिक काल में आपको जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं बहु विवाह का वो प्रचलन है। तो बहु विवाह का प्रचलन है तभी तो ये बातें मिल रही है। राजा का प्रधान रानी जो है वो कौन है? महिषी है, प्रविकृति है, बबत्ता। तो इससे भी पता चल रहा है। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी कहा गया है कि एक व्यक्ति अनेक पत्नियों को, पत्नियां जो है वो हो सकती थी। ठीक है, तो अनेक पत्नियां मतलब बहुविवाह की पूरी कंप्लीट जो जानकारी है वो आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में मिल रहा है। लेकिन स्त्रियों को देखिए, एक स्त्री अनेक पति नहीं हो सकते थे उनके। ठीक है, क्लियर हो गया राम जी? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चलेंगे सामाजिक व्यवस्था में ही हम लोग। सामाजिक व्यवस्था में दो बड़ी चीजें हमारी बची हुई है, एक संस्कार और दूसरा विवाह। तो संस्कार, 16 संस्कारों की जो बात की गई है, तो 16 संस्कारों की बात वो कौन कौन से संस्कार होती थी, कई बार जो आर्ट एंड कल्चर में भी आपको पूछा जाता है। और ये चूंकि उत्तर वैदिक कालीन सोसाइटी की एक मूल पार्ट है संस्कार का, चूंकि संस्कार डेवलपमेंट जो होता है वो उत्तर वैदिक काल की ही है। तो मैं बताऊंगा आपको ये भी कि उत्तर वैदिक कालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी, अगर जटिल भी थी तो जटिलता के साथ साथ कुछ जो है विशेषता भी थी। और जटिलता क्यों आई थी, जटिलता क्यों आई थी, तो ये भी कहा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं धन संपदा और जो कही जाती है एग्रीकल्चर बहुत होना। तो जब धनी होने लगे तो लोगों के पास जब धन वगैरह आना शुरू हो गया और राज्य जब स्टैब्लिश हुआ तो उस समय ऐसे व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ी। तो यही कहा जाता है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज जो है वो अलग अलग आपको तरीके, अलग अलग चीजें जो है, नई नई चीजें डेवलप होती है। जैसे गोत्र नहीं था, जो आपको वर्ण व्यवस्था में भी तीन ही था, लेकिन चौथा आ गया शूद्र। उसके बाद फिर आपको देखिएगा तो गोत्र के सिस्टम, और गोत्र के सिस्टम के साथ साथ महिलाओं की स्थिति। अब यहाँ पे संस्कार भी जो है वो 16 संस्कार की जो है वो बताते हैं। अब 16 संस्कार नहीं, अगर सूत्रकार गौतम की बात करें ना तो गौतम 40 संस्कार बताते हैं। गौतम जो है वो पूरी पूरी 40 संस्कार बताए। लेकिन अगर आप कुछ अन्य स्मृतिकार को देखिएगा तो वो 16 संस्कार, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा प्रचलित है 16 संस्कार के बारे में। उसके साथ साथ विवाह, तो विवाह के आपको 8 प्रकार मिलेगा।
जैसे कहा जाता है कि अगर ब्रह्मा, देव, प्रजापति, आर्स, गंधर्व, राक्षस, पैशाच, आसुर, ये सारे के सारे विवाह। अब अगर ये कहा जाए, अगर संस्कार में देखे तो कहा जाता है कि गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, जब बच्चे होते हैं तो उसके बाद नामकरण संस्कार, निष्कर्मण, अन्न प्रशान, जो फर्स्ट टाइम जब अन्न उसको बच्चे को दिया जाता है तो अन्न प्राशन कहा गया, चूड़ीकरण या चौलकम, कर्ण भेद, विधारंभ, विद्या जब आरंभ करता है तो विद्यारंभ, उसके साथ साथ उपनयन, तो उपनयन तो समझ ही रहे हैं, उपनयन, फिर वेदारंभ कि वेद, आपने वेद पढ़ना शुरू कर दिया, कि शांत हो गया या गोदान कहते हैं, क्षमावर्तन, विवाह, अंत्य, और विवाह के बाद जब मरने वाला होता है, मर जाता है आदमी, तो जन्म से लेकर के गर्भाधान, मतलब जब बच्चे की जब शुरुआत होती है वहां से लेकर के जब मृत्यु की अवस्था हो जाती है, अंत्येष्टि सरकार, तब अंत्येष्टि संस्कार, तब तक का पूरा संस्कार बनाया गया। ये कब बनाया गया? उत्तर वैदिक काल में ही बनाया गया, और वो 16 संस्कार में बटा है। हालांकि गौतम का आप देखिएगा तो 40 संस्कार है। इसी के साथ साथ विवाह का बताया, तो विवाह 8 प्रकार का है। ब्रह्मा विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह कहा गया, आर्ष विवाह कहा गया, आर्ष विवाह के साथ साथ देखिएगा तो गंधर्व विवाह, गंधर्व के साथ साथ आसुर विवाह, आसुर विवाह के साथ राक्षस विवाह, और अंतिम में जो कहा जाता है पैशाच विवाह। तो पैशाच विवाह वगैरह ये सब जो 8 प्रकार का विवाह है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मगर सर अभी दूसरा नहीं कर सकते, मतलब क्या? क्या नहीं समझ में आया? परवीन क्या बोलना चाह रही है? दूसरे विवाह की बात बोल रहे हैं? विवाह की बात, दूसरे विवाह की बात बोल रहे हैं क्या आप? तो व्यक्ति पे डिपेंड है। अब तो ऐसा तो नहीं है। मॉडर्न सोसाइटी में देखिए आप, सेलिब्रिटी वगैरह को देखिए, सेलिब्रिटी क्या नहीं कर सकती। हाँ, आपको जब देखिएगा कुछ जनजातियां हैं, तो कुछ जनजातियों में आपको देखने को मिलेगा, जब सोसाइटी आप सोशल वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो जनजाति मिलेंगे, उन जनजातियों के बारे में जब पढ़िएगा तब पता चलेगा आपको, तब आपको मिलेगा कि कैसे जनजाति जो थे उनके जो है वो कई बार जो विवाह हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। संस्कार की बात, तो संस्कार की बात हम लोग पढ़ते हैं, तो संस्कार में देखेंगे एक एक करके, तो ये कहा गया, ये कहा गया संस्कार अगर करें, तो संस्कार की बात अगर करें तो संस्कार का मतलब क्या होता है? आप लोग में से कोई बता सकते हैं? संस्कार शब्द तो आपने हजारों बार सुना होगा, लाखों बार सुना होगा, लेकिन संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार से क्या मिलता है? संस्कार से क्या मिलता है? कुछ मिलता है? नहीं। संस्कार से ये कहा जाता है, संस्कार का मतलब आई थिंक सर परवरिश। देखिए जो संस्कार होता है, तो संस्कार से कहा गया कि मनुष्य को पूर्णता मिलती है। पूर्णता, पूर्णता मतलब कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक आप देखेंगे तो वो संस्कार ही है जो व्यक्ति को व्यवहार करना सिखाती है, कि वो उसके व्यवहार कैसे डेवलप होंगे। तो आप कहते नहीं है कि
अगर किसी ने आपके साथ बिहेव किया गलत बिहेव, तो इसके संस्कार में ही ऐसा है, तब अच्छा नहीं है। और अगर किसी ने बहुत अच्छा किया है व्यवहार आपसे, मतलब संस्कारी है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत संस्कारी है, इसका मतलब इनको जो है वो संस्कार अच्छा मिला है। ठीक है? तो वो जो गाइडलाइंस होती है, वही गाइडलाइंस एक प्रकार से संस्कार हो गया आपका। ठीक है? तो ये गाइडलाइन कैसे चलना है सोसाइटी में, कैसे नहीं चलना है, वो पूरी-पूरी निर्धारण करता है। तो ये जो है स्टार्टिंग जो है, वो गर्भाधान से लेकर के पूरा का पूरा अंतिम अवस्था तक जो है, वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिया जाता है, कि अगर गर्भाधान करना है तो वो कैसे, पुंसवन जो करना है तो वो कैसे, सीमांतोन्नयन करना है तो कैसे, जात संस्कार करना है तो क्या होगा। तो ये पूरा जो इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे आप लाइफ को चलाएंगे, कैसे आपकी पूरी लाइफ की सिस्टम चलेगी, तो वो संस्कार से ही निर्धारित होती है। तो ये कहा गया संस्कार से मनुष्य को पूर्णता मिलती है। संस्कार, और इस समय के संस्कार आप देखिएगा तो उत्तर वैदिक कालीन जो संस्कार था, तो उस संस्कार में कहा गया कि ये संस्कार, इस संस्कार से एक तो पूर्णता मनुष्य को मिलती थी, लेकिन ये संस्कार था किनके लिए? तो जो द्विज के अधिकार जिनके पास था, जिनको दोबारा जन्म लेने का अधिकार था, जिनको एक प्रकार, जैसा कि कहा गया, मैं नहीं सब बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जो उत्तर वैदिक कालीन साहित्य है वो इस बात को बोल रहा है कि द्विज का अधिकार मतलब दोबारा जन्म लेने का जिनको अधिकार है, उन्हीं को मूलतः ये संस्कार प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन शूद्रों के लिए भी कुछ जो है संस्कार आवश्यक किया गया, लेकिन उनकी जो संस्कार होती थी, तो उनके लिए कहा गया मंत्रहीन संस्कार होती थी। जो क्रियाएं होती थी, जैसे कोई संस्कार होना है, जैसे आप देखेंगे उपनयन संस्कार अगर हो गया किसी का, तो उपनयन संस्कार में बहुत सारे मंत्रोच्चारण होता है। तो कुछ संस्कार जो है शूद्रों के लिए भी कहा गया, तो कुछ संस्कार शूद्रों के लिए था, लेकिन उसमें मंत्रोच्चारण की व्यवस्था नहीं थी। तो दोनों में आपको संस्कार मिलता है। हालांकि मेन जो है आपका, वो संस्कार की जो बात कही गई है, वो द्विज जातियों के लिए की गई है, मतलब द्विज वर्ग जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों के लिए कही गई। शूद्र के लिए पूरी संस्कार 16 संस्कार जो है, वो 16 संस्कार उनके लिए नहीं कहा गया। ऐसा आपका उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में मिलता है, ऐसा आपका उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ में ये बात कही गई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें संस्कार की हम बात करें तो टोटल कितने संस्कार हैं, तो सूत्रकारक, सूत्र जो लिखते हैं गौतम, उनके द्वारा जो कहा गया है कि 40 प्रकार का संस्कार बताया गया है। तो सूत्रकार गौतम ने 40 संस्कार बताए हैं, लेकिन कुछ अन्य स्मृतिकार जो है, उन्होंने जो लिखा है वो संस्कारों की संख्या 16 बताया, संस्कार का 16 बताया। अब इसमें ये भी है कि आखिर संस्कार के बारे में वर्णन कहाँ मिलता है, तो आपको कहा गया संस्कार शब्द का उल्लेख जो है वैदिक तथा ब्राह्मण साहित्य में नहीं। ठीक है, वास्तविक रूप में आप देखिएगा, चूंकि ये क्वेश्चन आ सकता है तो ध्यान रखिएगा, ये टेक्निकल है थोड़ा। तो उत्तर वैदिक कालीन अगर साहित्य आपको बोल दे कि उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में संस्कार मिलता है, तो कौन से साहित्य में मिलता है? अब आपसे कह दी जाए तो उत्तर वैदिक कालीन साहित्य का मतलब जो है वह वैदिक साहित्य भी हो गया, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब भी हो गया, ब्राह्मण भी हो गया, तो जो टीका लिखी गई उस पे ब्राह्मण, उसमें भी होगा। ऐसा नहीं। तो संस्कार की बात अगर की गई है, तो संस्कार की बात सिर्फ और सिर्फ कहीं मिलता है, तो वो आपका सूत्र साहित्य में मिलता है। और वो सूत्र साहित्य में आपको मैंने गृहसूत्र पढ़ाया था, तो उस गृहसूत्र में ही आपको 16 संस्कार के बारे में बताया गया। ठीक है, गृहसूत्र के बारे में भी अपने से बड़े बड़े लोगों को समान सम्मान करना संस्कार का मतलब है। हाँ, सम्मान कर सकते हैं, अब ये तो बताया भी जाता है। तो यही तो कहा गया, कैसे आप लाइफ जिएंगे,
संस्कार जो है आपको पूरा सिखाता है, ढालता है कि आपको अगर अच्छा संस्कार मिला है तो आप एक अच्छे सुसंस्कृत व्यक्ति बन सकते हैं, ठीक है, एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन आपको अगर संस्कार सही नहीं मिला है तो कही गई, तो ये जैसा कहा भी जाता है, आम सोसाइटी में भी देखते हैं कि अगर कोई सुसंस्कृत है इसका मतलब कि उसको अच्छा संस्कार मिला है, व्यवहार में भी वो झलकता है। लेकिन कोई हमेशा गाली देने वाला या व्यभिचारी जो कहा जाता है, क्या होगा? तो उसको कहा गया इसको कोई संस्कार वंस्कार मिला नहीं है, उसको कोई जो है संस्कार से मतलब नहीं है, सोसाइटी से मतलब सोसाइटी को चलाने के लिए कि कैसे सोसाइटी बेहतर तरीके से चलाया जाए, तो वो सोसाइटी को चलाने के लिए कि व्यक्ति अगर अच्छा होगा तो सोसाइटी भी बेहतर तरीके से चलेगी। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं संस्कारों की बात की। तो वो आपका 16 संस्कार तो मैं सूत्र साहित्य में आपको बताया कि सूत्र साहित्य है, उसमें भी गृहा सूत्र, तो गृहा सूत्र में ही आपका संस्कार का पूरी वर्णन मिलता है, और वो भी गृहा सूत्र में ही आपका 16 संस्कार की बात की गई है, ठीक है। तो संस्कार का मतलब, संस्कार का उद्देश्य पूर्णता, मनुष्य को पूर्णता मिलती है संस्कार से। संस्कार से मनुष्य को पूर्णता, पूर्णता, कंप्लीटनेस जो कहा जाता है, पूर्णता मिलती है, ठीक है। संस्कार से मनुष्य को पूर्णता, कंप्लीटनेस मिलती है, मतलब कि कैसे वो अच्छे तरीके से अपने लाइफ को चला सकेगा पूरा। तो उससे कहीं ना कहीं आपको ये कहा गया संस्कार से ही, इसी संस्कार से आपको पूर्णता मिलती है, ठीक है, कि कैसे व्यवहार करना है नहीं करना, पूरा इंस्ट्रक्शन। अब ये संस्कार में कहा गया कि संस्कार आखिर प्राप्त किनको था, तो ये कहा गया मूलतः संस्कार, संस्कार मूलतः द्विज, द्विज जातियों के लिए, द्विज वर्ण जो थे, द्विज वर्ग के लिए था। लेकिन शूद्र के लिए कहा गया, शूद्र के लिए शूद्रों को भी कुछ संस्कार, कुछ संस्कार बिना मंत्रोच्चारण के, कुछ संस्कार बिना मंत्र,